नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए साथी, हम कल के क्लास में क्या अध्ययन किए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसके नामकरण के बारे में समझे थे, इसका खोज कैसे किया गया, क्या क्या इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह नगरीय सभ्यता है या फिर नहीं है, इस पे हम डिस्कस किए थे। है तो कैसे है, कई भागों में इसका नगर विभाजन था, इन तरह तरह के बातों पे हम कल के क्लास में अध्ययन किए हैं। आप अगर कल का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि कल का क्लास महत्वपूर्ण है और वहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं साथी, जो कि इस चैप्टर में कुछ टॉपिक छूट गया था, वो हम अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक क्या था? तो था मैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। हम राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता की पूरे नगरीय जीवन, साथ में सिंधु घाटी का पूरा स्ट्रक्चर पे कल की क्लास में बात किए हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसका आर्थिक जीवन पे। तो क्या था आर्थिक जीवन, वहाँ उस समय की लोगों की जो दैनिक जो जीवन थी वह किस आधार पर थी, ये चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नदियों के आसपास विकसित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको हम कल भी बोले थे, आज भी बोलेंगे और हर रोज़ बोलेंगे, थ्योरी आप जरूर से पढ़िए। चाहे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी 70वीं देने वाले हो, दोनों के लिए ये क्लासेस है। क्लासेस जीएस का है, आपका भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सब किसी भी एग्ज़ाम में विभाजन नहीं देता है। सबका सेम सिलेबस होता है, सेम टॉपिक होता है। बस डिपेंड ये करता है कि कुछ एग्ज़ाम में, जैसे हम बात कर ले बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। हम बात कर ले बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, तो अब इनको भी डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ये भी अब देख चुके हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल कैसा था। तो इसलिए हम दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करके ये क्लासेस चला रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आपका साथी देता हो कोई, तो प्लीज़ आप उन तक जरूर इसको पहुंचाइए। चलिए अब समझते हैं क्या। तो देखिए, क्वेश्चन जो है, हम शब्दों पे मेरे गौर कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। कभी भी क्वेश्चन आसमान से नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो है वो कहानी के बीच से ही उठते हैं। तो कहता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नदियों के पास विकसित हुआ था। अब यहीं से तो क्वेश्चन उठेगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे विकसित हुआ था, नदियों के पास, स्थलों के पास, या फिर अलग कुछ पठारों के पास, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ कि कृषि विकसित अवस्था में थी, अर्थात हम बात कर लें कि जो भी नदियों के आसपास के जो नगर होते हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो कृषि होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। और यही एक कारण था सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का। ठीक है, कृषि अधिवेश में को अन्नागार में सुरक्षित रखा जाता था। अन्नागार का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अन्नागार जो कि वर्तमान में आप अपने गांव जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक बड़ा सा इस प्रकार से बनाया हुआ होता है, जिसको हम कोठी कहते हैं। इस कोठी में, एक कोठी में पूरा चावल होता है, एक कोठी में दाल होता है, एक कोठी में मतलब तरह तरह गेहूं होती है, इस तरह से। तो इसी को क्या कहते हैं, अन्नागार, याद रखिएगा। और यह भी कृषि के विकसित होने की प्रमाण है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अन्नागार कहीं है तो वहाँ कृषि होता होगा, तब तो वहाँ पे सुरक्षित रखा जा रहा है ना अनाज को। कृषि कार्य में पत्थर व कांसे के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में नगर का एक प्राचीन से बाहर प्राग हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। कहाँ से हुए हैं, कालीबंगा। देखिए यहीं से क्वेश्चन उठता है, सब चीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। कालीबंगा में क्या हुए हैं, तो नगर की प्राचीर से, नगर की प्राचीर, कल हम आपको समझाए थे कि नगर जो है कितने भागों में विभाजित है। तो नगर की प्राचीर से बाहर प्राग हड़प्पा काल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के चोलिस्तान व भारत के बनावली तथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कंफर्म है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखें। आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो के घरों में, ध्यान सुनिएगा, कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ था? कल हम आपको लोकेशन बताए थे, मोहनजोदड़ो कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, यहाँ पे जो घरों है, घर में क्या है तो कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज भी गांव में देखिएगा तो आज भी गांव के आंगन वागन में कुआं तो होते ही हैं, चापाकल होते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः फसलें नवंबर में बोई और अप्रैल में काटी जाती थी, लेकिन याद रखिएगा ऐसा लिखा गया है समझने के लिए, उस समय नवंबर और दिसंबर यह कुछ विकसित नहीं था, ये बात आपको याद रखना है। ऐसा इतिहासकारों के द्वारा ऐसा किताब जो छपाई जब हुई थी तो स्टूडेंट को समझने के लिए नवंबर व अप्रैल का महीना का जिक्र किया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, फसलों में क्या थे तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, गेहूं होते थे, जौ होते थे, मटर होते थे, ये सभी होते थे। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या फसलों में पाई जाती थी उस समय, तो गेहूं जो कि और जौ, मटर, ये सभी जो है प्रजातियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाल के साक्ष्य जो है यह प्राप्त नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। चावल की खेती गुजरात तथा संभवतः राजस्थान में होती थी। लोथल व रंगपुर में से मृग मूर्ति में धान की भूसी लिपटी मिली है। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से? लोथल व रंगपुर से मृग मूर्ति में क्या हुआ है तो धान की भूसी लिपटी हुई मिली है। और आगे बढ़ते हैं तो रागी की फसल उत्तर भारत के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का बात कर रहा है, अर्थात हम अगर बात कर लें तो यहाँ की बात की जा रही है, इस क्षेत्रों की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं प्राप्त हुए हैं, समझिएगा इस चीज़ को। हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ के कपास की कृषि के विश्व के लिए प्राचीन साक्ष्य थे, याद रखिएगा। पूरे विश्व में हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ में कपास की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा। बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से ही यहाँ पे कपास की खेती की जा रही है। और आप आगे देखेंगे कि जब अंग्रेज़ों का आगमन होता है, पुर्तगालियों का आगमन होता है, यूरोपीय कंपनी जो आगमन होता है, उसमें आप देखेंगे कि यह भी एक महत्वपूर्ण फसल रहता है, यह भी एक महत्वपूर्ण उद्योग रहता है, जो कि अंग्रेज़ों को क्या करता है, इधर आने के लिए आग्रहित करता है। हम लोग कृषि का बात कर लिए, अब पशुपालन। चलिए, पशुपालन देखिए कितना बेहतर ढंग से हम नोट्स बनाए हैं। थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझिए, और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में। चलिए, इस सभ्यता में पशुपालन का भी महत्व उतना ही था जितना कि कृषि का। अब जाहिर सी बात है कि जब कृषि होंगे तो पशुपालन होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कृषि का भी महत्व है और पशुपालन का भी महत्व है। वहाँ समझते हैं कुबड़ वाला सांड। क्या था? कुबड़ वाला सांड सबसे पहले इसके साक्ष्य है। इसके अलावा बिना कुबड़ वाले भी सांड है, बैल है, भैंस है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ते हैं, ये सभी जो है पशु यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, इनके साक्ष्य। गुजरात के लोग हाथी पालते थे, महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ देगा अब ऐसे ही कि सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात के जो व्यक्ति थे, गुजरात के जो निवासी थे, वो किस पशु का पालन करते थे? तो आपको ये चीज़ तो याद होगा, तभी तो आप बताएंगे ना। आपके सामने देगा, गधा दे देगा, खच्चर दे देगा, बकरी दे देगा, लेकिन हाथी नहीं देगा। तो क्या कीजिएगा? तो वहाँ पे आपको याद रखना है हाथी नहीं, मतलब ये आंसर गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मंगा से ऊंट की हड्डियां, राणा घुड़ से घोड़े के दांत और शुद्ध कोटरा से घोड़े की अवस्थियां व मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृग मूर्तियां प्राप्त की गई है। समझ सकते हैं आप, यहाँ पे घोड़े भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा, शेर, बाघ आदि को पालतू नहीं बनाया जाता था, ये आप भी याद रख सकते हैं। घोड़े का अंकन किसी भी जो मुहर, जैसे मुद्रा, मुहर पर नहीं मिलता है। मुद्रा का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, पैसा, ठीक है, धन। तो मुहर अगर हम बात कर ले, आप देखेंगे प्राचीन काल में जो पैसा चलता था उसमें एक मुहर होता था, जिसमें हम अलग अलग समय में अलग अलग चित्रों की अगर हम बात कर ले तो उसमें देखे गए हैं। तो इस समय आप याद रखिएगा, ठीक है। गाय की आकृति भी किसी मूर्ति
मृग मूर्ति तथा मृद भांड पर प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको परेशान कर रहा होगा, अभी नया नया है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, हम हर चीज़ को तोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। क्लास कितना भी बड़ा हो, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मृद भांड, अब मृद भांड यहाँ पे आपको दिक्कत कर रहा होगा, किसी किसी को नहीं भी कर सकता है। तो मृद भांड का मतलब होता है क्या, तो याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन। क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन ठीक से नहीं चलता है, समझिएगा, बस कहने का भावार्थ को समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं तो वाणिज्यिक व्यापार, अर्थात हम व्यापार पे बात कर लेते हैं। तो समझिएगा, इस सभ्यता का जो अर्थ है, यह व्यवस्था मुख्यतः वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो व्यापारी मार्गों से होने के कारण व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, और व्यापार जो है ये जल तथा स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। समझ सकते हैं। उसी समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जल की भी मार्ग से भी और स्थल की दोनों मार्ग, दो मार्ग अभी वर्तमान में हमारे फॉरेन जाने के लिए हम विदेशी से व्यापार जो करते हैं, कितने मार्गों से करते हैं, 3 मार्ग से। कौन कौन है, तो पहला जल है, दूसरा थल है, एक क्या है, तो एक वायु है। लेकिन उस समय वायु नहीं थी, लेकिन 2 मार्ग तो उस समय भी थी। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे किस किस से व्यापार किया जाता था। तो उस समय हम आपको कल के क्लास में बताए हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विकसित हो रही थी, तो इसी के समकालीन 2 और सभ्यता थी, जिसमें हम एक मिस्र की सभ्यता की बात किए थे कल, और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात किए थे। इसमें आप देख सकते हैं कि व्यापार भी जो किया जा रहा है वो उसी से किया जाएगा जो कि उसके समकालीन हो गए। जैसे मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, बहरीन, सुमेर, ओआम, सीरिया आदि से होता हुआ यह व्यापार होता था, ठीक है। और यह आप आगे देख सकते हैं क्या है, हड़प्पा कालीन मोहरे जो है मेसोपोटामिया से सूसाउर पर क्या है, तो फारस की खाड़ी में स्थित फेलका व फरहीन नामक क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्थान का नाम है टफ है, लेकिन याद तो रखना होगा। मेसोपोटामिया, जो कि मेसोपोटामिया से भारत की सिंधु सभ्यता की जो साक्ष्य हैं या व्यापार की जो साक्ष्य हैं, यह प्राप्त किए गए हैं कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। और लोथल से फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है। ये सभी जो हम टिक लगा रहे हैं और सभी जो थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा गया है, यह महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। जब हम नोट्स बना रहे थे तो इसको हाईलाइट इसीलिए करते जा रहे थे ताकि आपको याद रहे, समझ में आए जब आपको यह पीडीएफ दिया जाए। तो मेसोपोटामिया या फिर हम कह लें सुमेर स्थित अक्कार के प्रसिद्ध सम्राट जो कि कौन थे, याद रखिएगा। ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। सारगोन जो कि कब से, तो याद रखिएगा 2350 ईसा पूर्व के समय की अगर हम बात कर लें लगभग की, तो यहाँ यह दावा किया गया है कि दिलहन जो कि बरहीन माकन जो कि कहाँ पड़ता था, मकरान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में, मेलुहा जो कि हड़प्पा सभ्यता, ये सभी जगहों की हम अगर बात कर लें तो यहाँ जहाज की उसके राजधानी में लंगर डालते थे, ठीक है। ये समझ सकते कि जब जल से वहाँ पे व्यापार होते थे तो इन क्षेत्रों में जहाज का जो है वहाँ पे साक्ष्य देखा गया है जहाज के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे कुछ खास नहीं है, बस इतना समझते चलिएगा। ये सभी चीज़ कुछ खास यहाँ पे तो अभी नहीं मेरे को लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, ये सभी चीज़ आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आयात पे हम चलते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही देखिए, नहीं तो ज़्यादा माथा चकराएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आयात और निर्यात की अगर हम बात कर लें तो इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं तो आयात के प्रमुख मुद्दे में चांदी, टीन, शीशा, फिरोज आदि ये सभी जो थे, ये आयात कहाँ से किए जाते थे, तो अफगानिस्तान, ईरान से किया जाता था। ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया की वस्तुओं का न पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि मेसोपोटामिया से मुख्यतः कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े का आयात किया जाता था, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आयात और निर्यात के बारे में कि जब भारत से क्या जाते थे और मेसोपोटामिया दूसरे सभ्यता से क्या आते थे, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो आयात के साधन क्या थे? तो साथियों, आयात के साधन और बंदरगाह। बंदरगाह तो आपको पता होगा, बंदरगाह जो कि एक समुद्री क्षेत्रों के पास एक बड़ा व्यापारिक केंद्र होता है, जहाँ पे विदेश से आए गए वस्तुओं को रखा जाता है, या फिर अपने देश से जाने वाले वस्तुओं को सभी को यहीं पे रखे जाते हैं। इसी को हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। आंतरिक व्यापार में मुख्यतः ठेला गाड़ी व क्या था आपका, बैलगाड़ी, जबकि बाह्य व्यापार में नावों आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम अगर बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने क्षेत्रों में, आंतरिक क्षेत्रों में हम अगर बात कर ले, तो आंतरिक क्षेत्रों में क्या था? तो यहाँ ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी, टमटम, ये सब जो भी विकसित थे उस समय में, इससे व्यापार किया जाता था। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुओं को पहुंचाया जाता था। लेकिन यही जब एक जगह से दूसरे देश जाते थे, एक देश से दूसरे देश जाते थे, तब क्या करते थे? तो तब यह जल मार्ग का प्रयोग करते थे, और जल मार्ग में आपको जहाज, नाव का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है समझिएगा। आगे कुछ ब्रह्म व्यापार में बंदरगाहों का प्रमुख स्थान है, जो कि स्थानों के अगर हम नाम ले लें तो यहाँ देख सकते हैं। गुजरात स्थित लोथल है, रंगपुर प्रसाद पाट है, तथा बलूचिस्तान स्थित बालाकोट है, सुतकांगोडेव है, सुतकांगोड है, और अल्हाय नीदो है। ये सभी जो स्थल है, यह महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उस समय के। ठीक है, सब कुछ लिखिएगा कॉपी में, याद रखिए, कंफर्म बता रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको बड़ा से बड़ा कोचिंग में भी नहीं मिलेगा। इसी को एक डिजाइन में PDF बना दिया जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन, 1 घंटा इधर उधर का बात करके 1 घंटा का लेक्चर बना दिया जाएगा। चीज़ वही होता है प्यारे साथी, चाहे बड़े कोचिंग की बात कर ले या फिर छोटे कोचिंग की बात की जाए। ठीक है, कंटेंट वही होगा, वो भी उसी बुक को पढ़ा होगा, हमने भी वही बुक को पढ़ा है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोथल स्थित क्या है? तो आप याद रखिएगा, ज्वारिन बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक बिजी जो बंदरगाह है, ये आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? ज्वारीय बंदरगाह बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब माप तोल के साधन क्या थे? उस समय लोग जो थे, यह वस्तुओं को किस आधार पर माप तोल करते थे? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में बन रहे होंगे। ठीक है, अभी के वर्तमान की अगर हम बात कर लें, तो अभी तो माप तोल करने के लिए बहुत सारे चीज़ विकसित हो गए हैं, जिसमें हम अगर बात कर ले तो अभी तो इलेक्ट्रिक जो मीट होते हैं, तराजू नापने वाले, वो भी वैसे वैसे चीज़ विकसित हो गए हैं। लेकिन उस समय क्या थे? माप तोल के साधन में सीम से वाट व हाथी दांत की संकेत का प्रयोग किया जाता था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या है? तो सीप के वाट और हाथी दांत, जो कि इसके क्या करते थे? इसको मापने के लिए, तौलने के लिए प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना वाट और लोथल से हाथी दांत का भी क्या है? तो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, गणना जो होता था, यह मुख्यतः 16 की संख्या तथा उनके गुणन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 16 की संख्या और उनके गुणन का प्रयोग किया जाता था गणना करने के लिए। ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली, जबकि निचले स्तर पर क्या किए जाते थे? तो वो द्विभाज्य प्रणाली। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। शिल्प उद्योग पे हम अगर बात कर लें, तो चलिए शिल्प उद्योग पे हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा 1 सेकेंड, चलिए शिल्प उद्योग पे बात कर लेते हैं, फिर अंततः आपका यहाँ पे, चलिए यहाँ समझिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग जो है, यह मोहनजोदड़ो के तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती वस्त्र महत्वपूर्ण है। हम अभी ऊपर के स्लाइड में क्या बताएं? कपास बताएं। अब आप क्या देख रहे हैं? सूती वस्त्र देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र व धागे प्राप्त हुई है, जबकि कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस तरप्पा मिला है। ठीक है, शिल्प उद्योग में शंख, सीप, हाथी दांत और गोमेद, फिरोज, सेलखड़ी, मिट्टी दांत, यही सब प्राप्त किए गए हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। शिल्प के बारे में आपसे, कला के बारे में पूछे जाएंगे, वहाँ के सिंधु घाटी के बारे में। ठीक है, मृद भांड, जो कि अभी हम जस्ट बताएं, मृद भांड क्या है? मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन अर्थात मृद भांड चाक तथा हाथ से बना जाते थे। ठीक है, अभी भी तो हाथ से ही मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ठीक है, जिस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था तथा डिजाइन भी बनाई जाती थी। ठीक है, और मूल्यतः लाल व काले मृद भांड प्राप्त किए गए हैं।
ठीक है। लोथल से प्राप्त मृत भांड में चोंच में मछली दरबाए चिड़िया तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कथा का अंकन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं यहाँ पे हम। लोथल से क्या मिले हैं तो सब कुछ याद रखिएगा। लोथल से मृद भांड में चोंच में मछली दबाए चिड़िया मिली है और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कथा मिलती है। यह आपको याद रखना है। आप जाइए, अगर आपके पास कोई प्राचीन इतिहास का किताब है तो आप ज़रूर उसको पढ़िए, फिर आप देखिए कि क्या यह कंटेंट में कमी है या फिर नहीं है। परवर्तीय हड़प्पा कालीन स्थलों से हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त किए गए हैं, अर्थात चित्रों के आधार पर मृदभांड बनते थे। मनक्का बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ था तो चानहुद्रो तथा लोथल से था, जबकि सीप उद्योग का साक्ष्य कहाँ था तो वालाकोट तथा लोथल से प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे है मोहरे। मोहरे की अगर हम बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2500 मोहरे प्राप्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे जाएंगे। मोहरों का प्रयोग सिक्कों के रूप में तथा उच्च वर्ग के द्वारा अपनी वस्तुओं के पहचान के लिए किया जाता था। सर्वाधिक मोहरे चौकार या फिर वर्गाकार के पाए जाते थे। जो मोहरे थे इसके आकार कहते हैं तो या फिर आपका चौकार था या फिर वर्गाकार था, ठीक है। मोहरे के आकार भी आपको याद रखिएगा, पूछे जाएंगे। देखिए बीपीएससी अगर हम बात कर ले बीपीएससी, तो बीपीएससी से अब एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जो उस सिलेबस दिया है वही आपको पूछेगा, नहीं। हम आपको बता रहे हैं लगातार आप बीपीएससी 67, 66, 67, 68 और अभी 69 होने वाला है। इस सभी का आप क्वेश्चन एक बार जाकर उठाइए। उठाने के बाद क्या पता चलेगा कि आपको दिन प्रतिदिन बीपीएससी का जो लेवल है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके जो पूछने के तरीके हैं उसका डेप्थ होते जा रहा है, ठीक है। और ये जब आप तभी विश्वास कर पाइएगा जब खुद से आप रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। तो रिसर्च करना ज़रूरी है। आप तैयारी में उतरे हैं, आप कंपटीशन में उतरे हैं तो थोड़ा सा आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। हम ऑलरेडी हम सभी चीज़ से अपडेटेड हैं, इसलिए हम उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। समझिएगा बात को, भरोसा कीजिएगा और इम्तिहान से चीज़ों को पढ़िएगा। जो यहाँ पे मिल रहा है कंटेंट बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। मोहरों में सर्वाधिक जो है यह आकृति एक श्रेणी पशु की जाती है, जिसमें हम अगर बात कर ले तो सिंध से बाहर मात्र कालीबंगा के मोहरे का पर बाघ का चित्र मिलता है। सिंध, याद रखिएगा, सिंध से बाहर कालीबंगा के मोहरों पर किसका चित्र मिल रहा है तो बाघ का। किसका? बाघ का। और मोहरों में गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर आदि की आकृति नहीं मिली है, ठीक है। तो आपसे दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में शेर की आकृति छपे हुई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहिएगा नहीं सर, शेर का नहीं था, किसका था तो बाघ का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है समझिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा एक एक करके तोड़ कर चलना पड़ रहा है ताकि आपको आगे कभी भी इससे टॉपिक से दिक्कत ना हो। लोथल व देसलपुर के तांबे की मोहरे जो है ये मुद्रताएं भी प्राप्त किए गए हैं, जबकि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल से आपका क्या हुआ है तो राज मुद्राएं प्राप्त की गई है, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना डेप्थ नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ समझिएगा, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव व गणेश का चित्रात्मक मोहरा प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए कॉपी में। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए हैं लिखिए कॉपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे समझिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है, जिसमें अगर बात कर ले तो जिसके 3 मुख्य व 2 सींग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसके बाईं ओर बाघ, चीता व हाथी तथा दाईं ओर भैंस या फिर गेंडा का आकृति बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मूर्तियाँ। क्या उस समय मूर्तियाँ बनते थे तो टीराकोटा, इसको फिशर
कहते हैं। चलिए, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल में ही माना जाता है। इसका निर्माण चिकोटी विधि से किया जाता था, ठीक है। और इस सभ्यता में मूर्तियों का प्रयोग खिलौना तथा पूज्य प्रतिमा के रूप में भी किया जाता था। अधिकांश मूर्तियां हाथों से जबकि कुछ सांचों से निर्मित होती थी। मूर्ति निर्मित जो है मृत मूर्ति में पशुओं, पक्षी, पुरुष एवं स्त्री का भी चित्र देखे गए हैं। सर्वाधिक मूर्तियां जो है यह कुबेर वाले सांड की प्राप्ति होती है। किसकी? तो कुबेर वाले सांड सर्वाधिक, याद रखिएगा। पशु पक्षी में बैल, भैंस, भेड़ा, बकरा, बाघ, सुअर ये सभी जो है यह पाए गए हैं। गाय की मृत भांडी जो है गाय की जो मृत मूर्ति है यह भी प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है धातु। धातु को अगर हम बात कर ले तो धातु क्या उस समय विकसित हुए थे? बिल्कुल हुए थे। आप पढ़ेंगे तो नवपाषाण काल में ही तो धातु विकसित कर गए थे ना। तो यह कौन सा काल है? तो यह नवपाषाण नहीं, यह ताम्रपाषाण है प्यारे साथी। और ताम्रपाषाण में तो बेहतर ढंग से धातु विकसित हो गया है ना। चलिए, इस सभ्यता में लोग तांबा, कांच, टीन, सोना, चांदी आदि धातुओं का प्रयोग मूर्तियां बनाने में करते थे। मूर्तियां में मनुपेक्षित विधि का या फिर द्रविड़ मोनो विधि का भी लुप्त विधि प्रयोग किया जाता था। कांसा व चांदी का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कहाँ से? कांसा और चांदी का। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। इस सभ्यता के लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ देगा अब कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, या फिर आपसे पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से तरह तरह की चीज़ आपको फंसाया जा सकता है। और जब ही आप नहीं फंसेंगे, कब? जब आपको याद होगा। मोहनजोदड़ो व चानहुद्रोस के कांसे की नग्न नर्तक की मूर्ति तथा हड़प्पा व चानहुद्रो से कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, जो कि ये बहुत ही फेमस है। ये बहुत फेमस है। अभी मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा सोर्सेज की कमी है, अभी हमको काटना पड़ जाएगा ये PDF, नहीं तो हम आपको ये प्रूफ के साथ ये इमेज भी दिखाते हैं, फ़ोटो भी दिखाते हैं, नग्न नर्तक मूर्ति की फ़ोटो आपको दिखाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से कांसे का भैंस और भेड़, कालीबंगा से तांबा का वृषण एवं लोथल से तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है। अब देख सकते हैं कि उस समय जो धातु थे उससे अलग अलग आकृति के पशु पक्षी भी बनाए जाते थे, ताकि उस समय मनोरंजन के लिए बच्चों को खेला जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ खास नहीं है, यह लिपि है। लिपियाँ से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। PDF देंगे तो लिपिया को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए। आगे कुछ खास तो नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई धर्म वर्म ये उस पर अगर हम बात कर ले तो इसका कोई धर्म तो वैसे नहीं जिक्र करता है, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, भूगोल अगर हम बात कर ले, मुख्यतः लौकिक सभ्यता जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित पूर्ण वर्चस्वली नहीं है। इस सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जल पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानघाट तथा पुरोहित आवास से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें स्नान के महत्व से पता चलता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखिएगा। हमें अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि पशुपति शिव की पूजा भी प्रचलित थी, ठीक है, पहला। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति की चित्र है, जो कि जिसमें मार्शल महोदय ने इस पशुपति शिव भी कहा है। किसने कहा है? तो मार्शल जी ने कहा है। एक क्या मार्शल कौन है? तो एक खोजविद्ता है, ठीक है, जिनके द्वारा यह पता लगाया गया है कि जो ये साक्ष्य मिले हैं, चित्र मिले हैं, इससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति है यह क्या है, तो पशुपति शिव का चित्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंग पूजा या फिर पशु पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशु में कुबेर वाले सांड की पूजा, जो कि हम ऊपर में हम अभी डिस्कस किए हैं। मोहनजोदड़ो से बृहद मुद्रा प्राप्त किए गए हैं। वृक्ष पूजा भी किए जाते थे, ठीक है, जिसमें हम अगर बात कर ले पीपल, नीम, बबूल ये सभी। नाग पूजा प्रचलित थे, जो कि ये महत्वपूर्ण है।
उसके बाद क्या है तो अग्नि पूजा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कालीबंगा तथा लोथल के अग्नि वेदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रेमवाद का भाव दिखाई देता है। प्रेमवाद का धार्मिक अवधारणा जिससे प्रेतों की पूजा बुरी आत्मा के भय से की जाती थी, और यह सभ्यता हमें भक्ति तथा पूर्ण जन्म में भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में भारतीय जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रेरणा ले सकती है, जी कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे अवशेष प्राप्त किए हैं जो कि देख सकते हैं आप। पहला है महत्वपूर्ण है जो कि क्या होते थे तो रोपन की एक कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान 837 प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है तो वेदारू लकड़ी से निर्मित ताबूज हम कह लें मिला है। हड़प्पा के 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं जो कि पूर्ण समाधिकरण का साक्ष्य मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान, और मोहनजोदड़ो में हमें कब्रिस्तान नहीं मिलते हैं। ठीक है। हड़प्पा महत्वपूर्ण है, ये इसको आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा का ही यह स्थान है जहाँ पे जो उस समय हम बात कर ले पशुओं के पालन की जाती थी, तो अगर मान के चले उसका मालिक का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो उस मालिक के मृत्यु के साथ उस पशु को भी दफनाया जाता था। यह साक्ष्य हमें मिली है। यह कहाँ है तो सबसे पहला साक्ष्य कौन है तो कुत्ते का मिला है। ठीक है। ये सब आप लोग थोड़ा याद रखेगा। अब हम बढ़ते हैं अंतिम कड़ी की ओर, जो कि सभ्यता की हम बात कर लें। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया, क्या क्या इसके कारण रहे हैं पतन के। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्वान इस पे अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक विद्वान अपने विचार को प्रकट करेंगे तो फिर वहीं पे क्या होता है तो मतभेद हो जाता है। ठीक है। अब अलग अलग दो व्यक्ति अपना विचार प्रकट करेगा तो दोनों अपने आप को तो प्रूव करने के लिए मतभेद होगा। वो बोलेगा मेरा सही है, ये बोलेगा मेरा सही है। चलिए हम समझते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला है कारण पारिस्थितिक संतुलन, जो कि कौन कहते हैं तो फेयर सर्विस कहते हैं कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें परिस्थितिक जो है यह असंतुलन थे, संतुलन ही नहीं थे परिस्थिति। उसके बाद दूसरा कारण है बर्गिन सुकंतता और घग्घर का सूख जाना। ठीक है। डीपी अग्रवाल या फिर हम कह लें मलवानंद घोष, ये क्या कहते हैं तो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन क्षेत्रों में अधिक मतलब एक सुखाड़ आ गया था, और इस सुखाड़ के कारण क्या हो गया तो यहाँ पे इस सभ्यता का पतन हो गया। नदी मार्ग में परिवर्तन, ये जो है यह कथन किनका है तो यह कथन लेम्ब्रिक का है। किनका है लेम्ब्रिक का है और माधव स्वरूपस का है। ठीक है। बाढ़ सर्वाधिक मान्यता वाला यह जो है एविडेंस है। किनका है तो जॉन मार्शल है, मेके हैं और SR राव है, ये जो समर्थक है इनका कथन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के कारण यह जो सभ्यता है इसका पतन हो गया, यह विलुप्त हो गई। ठीक है। और यह सबसे अधिक मान्यता प्राप्त प्रूफ माना जाता है, एविडेंस माने जाते हैं, याद रखिएगा बाढ़ का। उसके बाद हम अगर बात कर ले तो ये उतना नहीं है, सुनामी और भूकंप के कारण बताई जाती है। पांचवा नहीं, हमको छठा देखना है। ये क्या है तो यह कहते हैं कि आर्य का आक्रमण हुआ। अब क्योंकि हम इसके बाद ही हम क्या पढ़ेंगे आर्य पढ़ेंगे, आर्यों का भारत में आगमन, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे। तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तभी क्या हो गया तो इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। ये कहा गया है। प्रशासनिक शिथिलता भी रही है, जॉन मार्शल का कहना है। जलवायु परिवर्तन ऑरेंज स्टाइल का कहना है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि पूछा जाए इस प्रकार से, देखिए आपसे कैसा पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण यह किसने कहा है, तो याद रखिएगा यह जो मत है यह किसका है, तो यह आप लोग नाम इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है।
मार्टिन बिलर का है, गार्डन चाइल्स का है, ये सभी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ बताया गया है, यह किसके द्वारा बताया गया है? तो जॉन मार्शल का नाम लेंगे आप, एस आर राव का नाम लेंगे। इस तरह से आप विद्वानों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या समझेंगे, तो अब हम थोड़ा सा एक सरकारी नज़र में देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उसको, ठीक है, और स्थान यह वर्तमान में कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, खोजकर्ता कौन है और इसकी क्या विशेषता रही है। यह एक सरकारी नज़र में है जो कि पीटी फैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं। हड़प्पा जो कि हम बात कर ले तो हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान स्थित पंजाब और यह माटे गोमली जिला में स्थित है। पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर घूम सकते हैं, ठीक है। किस नदी के किनारे है, तो रावी के बाएं तट पर है। खोजकर्ता कौन थे, तो हड़प्पा के खोजकर्ता आपको याद रखना है दयाराम साहनी है, जो कि सर्वप्रथम वर्ष 1921 ईस्वी में इसके बारे में लोगों को बताते हैं। इसकी क्या विशेषता रही है, तो इसकी विशेषता है कि यह प्रथम उत्खननीय स्थल है, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा नगर है और तांबे की मानवाकृति यहाँ से पाई गई है। श्रमिक आवास यहाँ से पाए गए हैं। नटराज की आकृति जैसी स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त की गई है, जो कि कहाँ से, तो हड़प्पा से। अब हम बढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। इसका स्थान कहाँ है, तो यह आपको पाकिस्तान स्थित सिंध जो कि लकराना जिला में पड़ता है वर्तमान में, और यह नदी किस नदी के है, तो सिंधु के दाएं ओर है, ठीक है। इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं, जो कि कब किए हैं, तो 1922 में। इसकी क्या विशेषता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा नगर है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो वृद्ध स्नानगार यहाँ पे पाए गए हैं, सभागार, पुरोहित आवास और अन्नागार, ये सभी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। काशी के जो नित्य मुद्रा वाली मूर्ति है यह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भीषण मुद्रा, सूती वस्त्र ये प्राप्त किए गए हैं। मलेरिया के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं और घर घर जो कुएं एवं शौचालय हैं ये भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो विकसित नगर था वह कौन था, तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। लोथल जहाँ है, तो गुजरात जो कि अहमदाबाद जिला में है, और लोथल का उपनाम क्या है, तो मुर्दों का नगर। मोहनजोदड़ो का मुर्दों का क्या कहते हैं, तो टीला कहते हैं, इसको मुर्दों का नगर कहते हैं। कहाँ नदी है, तो भोगवा नदी के किनारे है। किसके द्वारा खोजा गया है, तो एस आर राव के द्वारा। कब, तो 1957 में। और इसकी विशेषता क्या है, तो लहू हड़प्पा एवं लहू मोहनजोदड़ो इसकी विशेषता है। गोदीवाड़ा जो कि डाई यार्ड इसकी विशेषता, और इसकी विशेषता में सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन जो है यह कहता है मृदबान पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का जो कहानी उल्लेखित है वह यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। ये हम अभी जस्ट ऊपर में हम आपको पढ़ाए हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ऊपर आप अगर कोई नहीं सुने हैं तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। अग्नि वेदिका, रंगा कुंड एवं मनेक बनाने का कारखाना जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का उपनाम क्या है, तो काले रंग की चिड़िया इसको कहते हैं। कहाँ पे प्राप्त, इसका जो क्षेत्र है कहाँ पे है, तो राजस्थान गंगानगर जिला में इसका अवशेष प्राप्त किए गए हैं। किस नदी, तो घाघर नदी, और इसकी खोजकर्ता कौन है, तो अलमानंद घोष है, जो कि कब किए हैं, तो 1960 में किए हैं। और एक व्यक्ति हैं बीबी लाल व बी के थापर, जो कि 1961 में करते हैं। विशेषता क्या है, तो हल के जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड, अलकृत ईंट, युगल ये सभी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मृग पट्टिका ये सभी प्राप्त हुए हैं, तथा पुरुष की आकृति भी यहाँ से प्राप्त की गई है, ठीक है। ये सभी ऊपर में हम बता दिए हैं आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऊपर में जो हम आपको बताए हैं थ्योरी के माध्यम से बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जो कि आप एग्ज़ाम के समय इस चार्ट को जरूर से देख के जाइएगा, पूरा कहानी आपको याद हो जाएगा। आगे है चानहुद्रो कहाँ है, तो पाकिस्तान में सिंध नदी के पास है, सिंधु के नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता जो है एस जी मजूमदार है, जो कि कब किए हैं, तो
1931 तथा 1935 में मेके के द्वारा की गई है। विशेषता क्या है? तो विशेषता है इसकी कि यह सिंधु स्थित झूकर झांगर संस्कृति के द्वारा यह विकसित हुआ है। मिट्टी की पकी हुई पाइन, पुना, नाली, ये सभी ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद यहाँ पे प्राप्त किया गया है। मुहर में 3 घड़ियाल व 2 मछलियाँ का अंक प्राप्त हुए हैं। सौंदर्य प्रशासन में लिपस्टिक व इत्र यहाँ के साक्ष्य बने हैं और मनके बनाने की कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य या फिर चिन्ह किस स्थान से हमें प्राप्त होते हैं? तो आप याद रखिएगा ना, कहाँ से? चांद कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है नदी? तो सिंधु। किसने? तो SG मजुमदार। ऐसे याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे है आपका बनावली, जो कि हरियाणा और सरस्वती नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है? तो RS विष्ट है। क्या इसकी विशेषता है? तो पक्की मिट्टी का बना हल मिला है। और क्या मिला है? तो जल निकास प्रणाली का अभाव यहाँ देखे जाते हैं। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम उपनाम क्या कहते हैं? तो जूनी कुरान कहते हैं या फिर सफ़ेद कुआं कहते हैं इसको। ठीक है, यह जो है कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ प्रदेश में यह प्राप्त किए गए हैं। और यह किस नदी के किनारे है? तो मानसर व मानहर नदी के मध्य में है। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? तो जगपति जोशी है। याद रखिएगा। क्या विशेषता है? तो विशेषता है नगर 3 भागों में विभक्त है। भारत में उत्खीन दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा नगर यही है और विशाल जलाशय जो पाए गए हैं वह इसी स्थल से पाए गए हैं। साथ ही साथ उन जल प्रबंध व्यवस्था यहाँ पे बेहतर उन्नत जल व्यवस्था है। नगर का आकार समानांतर चतुर्भुज तथा स्टेडियम के आधार पर है। 10 चिन्ह युक्त शैलकृत स्थापत्य यहाँ से मिले हैं। साइन बोर्ड अर्थात नाम पट्टिका या फिर सूचना पट्टिका अभिलेख जिसम की क्या है? तो लिखावट प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से था आपका। कुछ और भी स्थल हैं जो कि आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, कुछ और स्थल है, चलिए हम दिखा ही देते हैं। थोड़ा क्लास बड़ा होगा लेकिन जरूर देखेगा, महत्वपूर्ण है। रोपर के स्थान की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, भारत स्थित पंजाब में। ठीक है, और यह नदी सतलज नदी के किनारे है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। विशेषता स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम खुदाई इसकी हुई थी। और यह एक कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता प्राप्त यहीं से हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है राठी गढ़ी, हरियाणा घग्गर नदी किनारे। सूरज भान के द्वारा इसका खोज किया गया है। याद रखिएगा, इसकी विशेषता है भारत में उत्खनन सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। ठीक है, उसके बाद आमड़ी है, सुतकेंदारो है, रंगपुर है, कुनाल है, ये सभी है। तो ये सब आप लोग देखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दिए। उसके बाद आपको है क्या है? सनौली है, आलमगीरपुर है, ये है मांडा है और दयामाबाद है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा विशेषता हम आपको बता दिए हैं इस चार्ट में, इस फ्लो चार्ट में पूरा विशेषता बता दिए। क्या खोजकर्ता कौन थे, किस क्षेत्र में वर्तमान में है, नदी कौन सा था, क्या विशेषता है। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा। कल हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है आपका वैदिक संस्कृति। अभी यहीं पे होगा आर्यों का आगमन, जिसमें हम पढ़ेंगे एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कल का क्लास भी आप लोग देखिएगा। और याद रखिएगा, अब आपका रेगुलर यहाँ पे क्लास होगा। क्या होगा? रेगुलर। BPSC टीचर वाले के लिए भी और BPSC 70वीं वाले के लिए भी सब कुछ आपको रेगुलर मिलेगा। जितना आपका सिलेबस है, इतिहास पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री हम 3 भाग में देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल और एंशिएंट। अभी हम क्या कर रहे हैं? एंशिएंट। फिर हम पॉलिटी देखेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा झलक देखेंगे और हम बिहार स्पेशल को भी बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। और आपको क्या क्या चाहिए पहले आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और हो सके तो शेयर जरूर करिए साथी, आप सबसे विनती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।